हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो बेटा इसमें सबसे पहले है आपके एक्सपेरिमेंट्स इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट। एक टाइम था जब पता नहीं था कि क्या ट्रांसफर होता है ना। तो जेनेटिक मटेरियल है क्या? इट इज लाइक डीएनए, इट इज आरएनए, इट इज प्रोटीन, वो हमें नहीं पता। कुछ तो है बट वो क्या है हमें नहीं पता। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि किस तरह से मेंडल ने जीन्स का डिस्कवरी किया। एक्चुअल में जीन्स वर्ड मेंडल ने नहीं दिया, उन्होंने फैक्टर्स कहा था, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले मेंडेलियन वर्क आया है ना, साइमल्टेनियसली आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी वर्क चला है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सो एक्सपेरिमेंट्स इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों मेंडेलियन जेनेटिक्स की। ओके, मेंडेलियन जेनेटिक्स, वी नो दैट मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो लेट्स टॉक अबाउट मेंडेलियन जेनेटिक्स फर्स्ट, है ना। तो अगर हम बात करें इन 1865 में क्या हुआ था बेटा? मेंडल जी ने अपना वर्क पब्लिश करवाया था। ठीक है, मेंडल वर्क पब्लिश्ड किस ईयर में बेटा? ये आपको याद रखना है। मेंडल जी का वर्क पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1865। ठीक है, बट उस टाइम पे लोगों ने माना नहीं था। देन इनकी वर्क की रीडिस्कवरी हुई थी इन द ईयर 1900। 1900 में क्या होता बच्चों? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। ठीक है, मेंडल की वर्क की रीडिस्कवरी थी कब? इन द ईयर 1900। 3 साइंटिस्ट ने किया था, हुगो डी वेरिस, कार्ल कॉरेन एंड टिशमार्क, राइट। इन तीनों ने मिलकर रीडिस्कवरी की थी मेंडल के वर्क की। फिर बेटा इन 1902 क्या होता? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई थी, है ना। क्रोमोसोमल theory of inheritance by Sutton and Boveri। क्रोमोसोमल theory of inheritance कब आया था बच्चों? in the year 1902 क्या हुआ था? क्रोमोसोमल theory of inheritance आया था। फिर लास्ट में अगर बात करूं in the year 1910 टी.एच. मॉर्गन, बताइए आपको, राइट, ड्रोसोफिला पे काम किया था, लिंकेज वगैरह सब बताया था। तो टी.एच. मॉर्गन जी का काम वगैरह सब आया था, है ना। सो ये सब बात होगी किसकी? मेंडेलियन जेनेटिक्स की, है ना, जो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में कवर अप कर चुके हैं। अब देखो यहां पे क्या हुआ, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। Let's talk about molecular genetics. तो if I talk about molecular genetics, तो in 1865, हाँ जी, 1865 में 1869 में तो मेंडल का काम पब्लिश होता है। 1869 में न्यूक्लियन पता चला हमें, है ना। फ्रेडरिक मेशर ने बेसिकली न्यूक्लियन की डिस्कवरी करी। याद रखना, न्यूक्लियन। लेटर ऑन न्यूक्लियन ही पता चला हमें डीएनए है, राइट। तो न्यूक्लियन की डिस्कवरी 1869 में फ्रेडरिक मेशर ने कर दी थी। ओके, 1869 में फ्रेडरिक मेशर ने कहा था कि हाँ देयर इज समथिंग इन द डीएनए। उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियन दिया था। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियन दिया था। फिर वो काम वहां पे से रुक गया। फिर ये मेंडल जी का काम सब चल रहा था। फिर इन 1926, in the year 1926 बेसिकली क्या हुआ था? क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। मतलब सबको हुआ कि क्या एक्चुअली ट्रांसफर होता है। कब की बात है बेटा ये? 1926 का। देखो 1869 में मेशर ने न्यूक्लियन डिस्कवर कर दिया था। लेटर ऑन न्यूक्लियन ही हमने बोला कि अच्छा न्यूक्लियन इज व्हाट? डीएनए, राइट। पर वो जेनेटिक मटेरियल है ये सब नहीं पता था। ओके, तो 1926, in the year 1926 there was quest to determine genetic material। फिर तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लग गए थे,
है ना, बहुत सारे, ग्रिफिथ का काम है, एवरी, मैकार्टी, मैकलॉड का काम है, देन सबसे एंड में हर्शी एंड चेज का काम है। हर्शी एंड चेज का था वो फाइनल प्रूफ था, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल खत्म हुआ और हर्शी और चेज के प्रैक्टिकल से, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और फिर 1952 में हर्शी चेज का काम हुआ और 1953 में आपको पता है क्या हुआ था, वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो आ गया था। एंड आफ्टर दैट जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, राइट वो रिसर्च आके होता गया, फिर उसका वो मैनिपुलेशन एंड ऑल कि किस तरह से हम जीन में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो फिर आपका एक नया ब्रांच दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इमर्ज हो गया। हमें बहुत सारी टेक्निक्स लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सब मिला। ओके, सो 1926 में बेसिकली देयर वाज लाइक क्यूरियोसिटी टू डिटरमाइन कि भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है। और फिर हमारे पास सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, हमारे ग्रिफिथ जी का काम है, ग्रिफिथ जी ने चूहे पे काम किया था। देन इसका ही बायोकेमिकल प्रूफ 3 साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, ऑसवाल्ड एवरी, मैकार्टी एंड मैकलॉड, ठीक है इनका। और फिर लास्ट में हर्शी एंड चेज का काम आया था। फिर इन द ईयर 1953 आपका वॉटसन क्रिक का मॉडल आया था, राइट इन्होंने बेसिकली एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक का जो डेटा था, रोजालिन फ्रैंकलिन एंड इसका विल्किंस का, तो ये इन्होंने यूज किया था, राइट समझ आया बेटा? इतना क्लियर है एक्सपेरिमेंट सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में जो बेसिक आइडिया आपका एनसीईआरटी बोलता है वो। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग। ग्रिफिथ का सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी आपको, ये क्लियर हुआ। ये आपको ईयर याद रखने हैं, है ना, ये सब ईयर आपको याद रखने हैं बेटा। जैसे आपका मेंडल का वर्क कब पब्लिश हुआ, है ना, देन रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क कब हुई, क्रोमोसोमल थियोरी किस ईयर में आई, देन आपका न्यूक्लिन किसने डिस्कवर किया था, तो फ्रेडरिक मेशर ने, राइट। फिर 1926 में देयर वाज क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। फिर ग्रिफिथ, एवरी, मैकार्टी, मैकलॉड, हर्शी एंड चेज, इन तीनों के अलग अलग एक्सपेरिमेंट क्या है। और 1953 में वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल आया था। ये सब आपको बेटा याद रखना है, राइट। ओके आगे चलते हैं। हाँ हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, लिख लीजिए। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था, किस ईयर में किया था, तो इन 1928 हुआ था। किसने किया था, ग्रिफिथ ने। इन 1928 हुआ ये, और किसने किया ये, ग्रिफिथ जी ने किया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट हम जो बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया, इट वाज ग्रिफिथ, ठीक है। ग्रिफिथ ने किया था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। किस ईयर में किया था, यू हैव टू रिमेंबर, इन 1928। इन 1928 किस पे किया था, बेसिकली माइस और बैक्टीरिया लिया था इन्होंने। तो इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया, इन्होंने बैक्टीरिया लिया था, कौन सा बैक्टीरिया लिया बेटा इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये ये बैक्टीरिया जो है, आपने सुना होगा नाम, इट कॉजेज द डिजीज निमोनिया, ठीक है। तो इन्होंने बैक्टीरिया लिया और चूहे पे काम किया था इन्होंने, है ना। और इनका जो ऑर्गेनिज्म जो इन्होंने यूज किया था वो चूहा ऐसे था और बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये बेसिकली निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये निमोनिया कॉज करते हैं हमें। तो बेटा बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, वैरायटीज होती हैं, है ना। तो इन्होंने जो चूज किया था वो 2 स्ट्रेन था इसका, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन।
इन्होंने जो बैक्टीरिया चूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसके 2 स्ट्रेन लिए इन्होंने, एक तो एस स्ट्रेन लिया, एक आर स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन को हम स्मूथ स्ट्रेन भी बोलते हैं और आर स्ट्रेन को हम रफ स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। एस स्ट्रेन को हम स्मूथ बोलते हैं, आर को हम रफ बोलते हैं। क्लियर है? ग्रिफिथ जी ने किया सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। किस ईयर में किया था? इन 1928। किस ईयर में किया? इन 1928। किस पे किया? एक तो चूहा और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो है हमारा वो स्मूथ है एंड आर जो है वो रफ है, ठीक है। देखो कैसे है ये बात। सपोज ये आपकी 2 स्ट्रेन्स है, ठीक है। अब जो आपका एस स्ट्रेन है, अब जो आपका एस स्ट्रेन है और ये आपका आर स्ट्रेन है, तो आपका जो एस स्ट्रेन है वो क्या करता है, अपने अराउंड एक कवरिंग बनाता है। किसका? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। म्यूकोपॉलीसेकेराइड का क्या करता है, वो एक कवर बनाता है, जबकि जो आर स्ट्रेन है वो ऐसा नहीं कर पाता। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो आपका एस स्ट्रेन है वो कैसा है, वो वायरुलेंट है, मतलब डिजीज कॉजिंग है, और जो आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट है, वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा। अब लोग ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एस स्ट्रेन डिजीज कॉज कर रहा है, निमोनिया कॉज कर रहा है, लेकिन जो आर स्ट्रेन है निमोनिया कॉज नहीं कर रहा? इसलिए बिकॉज जो आपका रफ स्ट्रेन है, जो आपका रफ स्ट्रेन है, जो बेसिकली पेट्री प्लेट में आप जब ग्रो करेंगे आपको रफ कॉलोनीज मिलेगी, है ना। जो आपका ये है रफ स्ट्रेन है, वो क्या होता है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो बेटा जो होस्ट है जिसके अंदर आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया गया है, वो होस्ट पहचान लेता है। तो होस्ट की जब इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेगा तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, तो डिजीज नहीं कॉज कर पाएगा। तो जो आर स्ट्रेन है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम, तो वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, बिकॉज होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है वो आर स्ट्रेन वाले को खत्म कर देगा। जबकि जो एस स्ट्रेन वाला है, एस स्ट्रेन वाला है, वो नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम, और हेंस इट इज व्हाट, हेंस इट इज वायरुलेंट। हेंस जो एस स्ट्रेन है बेटा वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। समझ में आया इतना? जो आपका एस स्ट्रेन है वो स्मूथ है एंड उसका क्या होता है, उसके यहाँ पे एक जो पूरा वो आपका बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाला, उसके बाहर कैप्सूल बनता है। कैप्सूल बनता है, किसका बनता है कैप्सूल? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बनता है। एंड जब एस स्ट्रेन इन्फेक्ट करता है किसी को, तो उस ऑर्गेनिज्म, वो होस्ट जो है उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता इस बैक्टीरिया को, एंड उनको निमोनिया हो जाता है। जबकि जो आर स्ट्रेन है वो अपने अराउंड कोई कैप्सूल नहीं बनाता, एंड जब आर स्ट्रेन किसी को इन्फेक्ट करता है, जब आर स्ट्रेन जो है किसी को इन्फेक्ट करता है, तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, निमोनिया नहीं होगा, बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। आई इतनी बात समझ में? तो हम बोलते हैं कि जो हमारा आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट है और जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है, ठीक है। और एस और आर हमने कॉलोनीज के हिसाब से नाम दिया है, क्योंकि देखो एस स्ट्रेन जो है उसके अराउंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कवरिंग है ना, तो कॉलोनीज उसकी स्मूथ होगी, जबकि आर के यहाँ पे कोई भाई म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कैप्सूल नहीं है, तो उसकी कॉलोनीज रफ होगी, तो हमने ऐसा नाम दिया है। बेटा एस और आर क्लियर है? क्यों एस डिजीज कॉज कर रहा है, आर नहीं कर रहा, समझ में आया? एस वाला जब बैक्टीरिया जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा,
कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। देखो एस को इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, तो वो डिजीज कॉज करेगा। तो ये वायरुलेंट है। एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट है। आर स्ट्रेन जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है, होस्ट की बॉडी में जाता है, तो होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड निमोनिया कॉज कर देता है। क्लियर है? चलो, इन्होंने केसेस लिए थे, है ना? इन्होंने केसेस लिया था। तो केस वन क्या है? इन्होंने बेटा, मैंने कहा था माइस पे इन्होंने वर्क किया है, तो इन्होंने चूहा लिया और चूहा के अंदर इन्होंने क्या किया? इंजेक्ट किया लाइव आर स्ट्रेन डाला। तो बेटा आर स्ट्रेन मैंने क्या बोला? आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया डाला तो चूहा का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा उसको एंड खत्म कर देगा। तो माइस को निमोनिया नहीं होगा, माइस जो है वो जिंदा बचेगा, माइस जिंदा है। ठीक है, माइस जो है वो अलाइव है, माइस जो है वो जिंदा है। ठीक है, हैप्पी, माइस जिंदा है। केस टू करें। केस 2 हमने चूहा लिया और हमने क्या डाला? लाइव एस स्ट्रेन। बेटा मैंने बोला था आपको जो एस स्ट्रेन है वो क्या है? जो हमारा एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है। एस स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जब चूहा की बॉडी में जाएगा तो चूहा का जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उससे निमोनिया हो जाएगा एंड हमारा जो चूहा है वो मर जाएगा। हमारा जो चूहा है बेटा वो क्या होगा? हमारा चूहा जो है वो मर जाएगा। हमारा चूहा जो है वो मर जाएगा, डेड। ठीक है, मैंने उल्टा बनाया है और यहाँ पे हम सैड हो गए, चूहा मर गया केस 2 में। चलो केस 3 करते हैं अब। चूहा मर गया केस 2 में। केस 3 में फिर से हमने एक चूहा लिया और इसमें डाला हमने हीट किल्ड एस्ट्रेन। क्या डाला हमने? हीट किल्ड एस्ट्रेन। हमने डाला हीट किल्ड एस्ट्रेन, तो हमारा चूहा जो है वो जिंदा था। हमने जब हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला तो हमारा चूहा हुआ जिंदा, अलाइव। हम फिर से खुश क्योंकि चूहा जिंदा है। अब केस 4। ठीक है, केस 4 सुनिए। केस 4 बेटा हमने क्या किया? जो केस 1 और केस 2 है, हमने केस 1 और केस 3 को मर्ज किया। केस 4 में हमने केस 1 और 3 को मर्ज किया। देखो कैसे बताती हूं। हमने क्या किया? हमने लाइव आर स्ट्रेन लिया, हमने लिया लाइव आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस्ट्रेन। समझ में आया? हमने क्या लिया? हमने लाइव आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस्ट्रेन। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि चूहा जो है वो बच जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया? देखो हीट किल्ड एस्ट्रेन में क्या हुआ था? हीट किल्ड एस्ट्रेन में चूहा मर गया था ना, कि जी गया था। हीट किल्ड एस्ट्रेन थर्ड केस में देखो बेटा, दिख रहा होगा आपको। हीट किल्ड में क्या हुआ? हीट किल्ड में चूहा बच गया था। हीट किल्ड एस्ट्रेन में केस 3 में देखो क्या हुआ? चूहा बच गया ना, चूहा वाज अलाइव। ठीक है, और आर स्ट्रेन में भी क्या हुआ था? चूहा बच गया था। तो एक्सपेक्टेड क्या था? कि चूहा बच जाएगा। एक्सपेक्टेड था कि चूहा जो है बच जाएगा, लेकिन ऑब्जर्व क्या हुआ? रियलिटी में क्या हुआ? चूहा जो है वो
मर गया। रियलिटी में ऐसा हुआ कि जो चूहा है वो मर गया। ठीक है, रियलिटी में ऐसा हुआ, चूहा डाइड। रियलिटी में ऐसा हुआ, जो चूहा है वो मर गया, डेड। हम फिर से दुखी हो गए। तो भाई समझ नहीं आया केस कि सोचा तो था कि हीट किल्ड, अगर हमने हीट किल्ड क्या किया है बेटा, अगर हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया है और लाइव आर स्ट्रेन लिया है, तो जो चूहा है वो बचना चाहिए था, लेकिन चूहा को निमोनिया हो गया, चूहा मर गया। मतलब देयर वॉज समथिंग जिसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया आर स्ट्रेन का इनटू एस स्ट्रेन। अब वो समथिंग क्या है, बस यही हम सब सोचने लगे। वो समथिंग क्या है, यही हम सब सोचने लगे। देखो फिर से समझो इस बात को कि ये आपका आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, ये आपका आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है। दिस इज योर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपका आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है। ओके, और साथ में हमने क्या लिया था यहाँ पे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हमने लिया यहाँ पे बेटा हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, हमने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो इसका कुछ ऐसे पार्टिकल्स था। अब ये पार्टिकल जो है वो आर स्ट्रेन टेकअप कर लेगा, है ना, टेकअप कर लिया इसने ये पार्टिकल। और ये पार्टिकल ने क्या किया, इस पार्टिकल ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इस पार्टिकल ने क्या किया बेटा, इस पार्टिकल ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया किसका, इस पार्टिकल ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया किसका, एस स्ट्रेन का, आर स्ट्रेन का इनटू एस स्ट्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इस पार्टिकल ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया आर स्ट्रेन का इनटू एस स्ट्रेन। ठीक है, आर स्ट्रेन का इनटू एस स्ट्रेन इसने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ये जो पार्टिकल गया आर स्ट्रेन में, इसने क्या किया, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। आर स्ट्रेन कैसा था, रफ कॉलोनीज बनाने वाला। आर स्ट्रेन जो है वो कैप्सूल नहीं बना सकता था, है ना। कैप्सूल नहीं होने की वजह से आर स्ट्रेन जो है वो होस्ट का इम्यून सिस्टम पहचान लेता था और फिर आर स्ट्रेन को मार देता था। लेकिन अब क्या हुआ, जो हीट किल्ड के कुछ पार्टिकल्स थे जो आर स्ट्रेन ने टेकअप कर लिए, उस पार्टिकल ने क्या किया, उस समथिंग ने क्या किया, आर स्ट्रेन के अराउंड एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड का लेयर बना दिया। अब क्या हो गया, आर स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन में। जो आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन में। ठीक है, जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब क्या है, उसके पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड का लेयर है ना, उसके पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड का लेयर है, कैप्सूल का लेयर है। आउटसाइड द सेल वॉल एस स्ट्रेन हैज कैप्सूल, है ना। अब जब वो एस स्ट्रेन है, वो ऑर्गेनिज्म की होस्ट की बॉडी में है, उसको होस्ट का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। एस स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट है और अब क्या होगा, निमोनिया हो जाएगा एंड इस वजह से चूहा जो है हमारा वो मर गया। हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। एक आपकी एनसीईआरटी में लाइन है, ये याद रखना कि समथिंग from heat killed S strain, enter into R strain, something from heat killed S strain enter into R strain and transformed R strain into S strain
एस्ट्रेन। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे कि जो समथिंग है इसका केमिकल नेचर क्या है, इसका केमिकल नेचर क्या है, तो बेटा आप लोग अभी नहीं बोल सकती केमिकल, ये केमिकल डीएनए है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, केमिकल नेचर नहीं पता चला था, केमिकल नेचर वाज अननोन। हमें ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो थर्मोस्टेबल है, ये याद रखो बेटा। हमें ये पता चला जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो थर्मोस्टेबल है। थर्मोस्टेबल है तभी तो हीट किल्ड है, हीट किल्ड किया तभी तो ये जेनेटिक मटेरियल खत्म नहीं हुआ, समझ रहे हो। हीट किल्ड करने पर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, हीट किल्ड करने पर ये जो जेनेटिक मटेरियल खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है थर्मोस्टेबल है। ये हमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है वो थर्मोस्टेबल है, पर वो जेनेटिक मटेरियल है क्या, उसका नेचर क्या है, वो अभी तक अननोन था, हमें नहीं पता था। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले नीट में कि केमिकल नेचर क्या पता चला हमें जेनेटिक मटेरियल का आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, तो हम बोलेंगे वो अननोन था, वो अननोन था, हमें पता नहीं चला कि भाई केमिकल नेचर क्या है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, राइट। ये देखिए मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ फिर से आपको। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, रफ स्ट्रेन जो लिया हमने बेटा, हमें पता है वो नॉन वायरुलेंट है, वो डिजीज कॉज नहीं करता। देखो चूहे में हमने आर स्ट्रेन डाला, चूहे में हमने आर स्ट्रेन डाला, हमारा चूहा जो है वो जिंदा है, हमारा चूहा अलाइव है, जिंदा है। हमने एस स्ट्रेन डाला जो कि वायरुलेंट है, डिजीज कॉज करता है ना, क्योंकि उसके सेल वॉल के बाहर एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कैप्सूल का लेयर है ना, तो वो होस्ट का इम्यून सिस्टम, ये चूहे का जो इम्यून सिस्टम है पहचान नहीं पाएगा, उसे निमोनिया हो जाएगा, हमारा चूहा मर गया। फिर इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रिन इंजेक्ट किया ग्रिफिथ ने, हीट किल्ड इंजेक्ट करने पे भी माउस हमें जिंदा मिला, ठीक है। हीट किल्ड करने पे बेसिकली क्या हुआ कि वो कैप्सूल हट गई, समझ में आ रहा है, वो कैप्सूल हट गई तो जिंदा रहा। अब क्या किया इन्होंने, आर स्ट्रेन को और हीट किल्ड एल स्ट्रेन को दोनों को साथ में डाला, दोनों को साथ में डाला, तो हमारा जो चूहा है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब कि जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा चूहा जो है वो मर गया। ये 4 केसेस जो है ग्रिफिथ के, इसने, और ये सब, ये वाला केस बताता है कि समथिंग जो है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है आर स्ट्रेन को, किसमें, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म करता है समथिंग, ठीक है, समझ में आया। सो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट अच्छे से आप एनसीईआरटी से भी लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा, ओके। ये आपके बोर्ड में भी आ सकता है एंड नीट में भी इसके काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ईयर जरूर याद रखना कि ग्रिफिथ ने किस ईयर में काम किया था, तो बच्चों इन्होंने काम किया था इन द ईयर 1928, ठीक है, इन्होंने काम किया था 1928। इसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो फिर फर्दर वर्क किया था एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लॉड ने, ओके। थैंक यू।